नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें संक्रामक रोग का आज हम लोग थर्ड पार्ट ले रहे हैं। और इसमें आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है टॉपिक अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या हमें अंगों से एक हमें पता चलता है और क्या ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है जो अगर हम किसी एक रोग की बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं विभिन्न जो हमारे साधन द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे पहले सेशन में देखा कि वो हवा से भी फैल सकते हैं, मीन्स वायु से फैल सकते हैं, जल द्वारा फैल सकते हैं, भोजन द्वारा फैल सकते हैं। इवन हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर किसी रूप में कांटेक्ट में आते हैं उससे फैल सकते हैं। तो ये हमने उनके सोर्सेस के बारे में समझ लिया है। लेकिन अब जो आता है कि जब हम ये जो सूक्ष्मजीव है ये फैलते हैं तो ये फिर ये कहाँ जाते हैं, मीन्स जब अगर हमारे शरीर में आ गए तो क्या उनका होता है। तो सूक्ष्मजीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा होता है ना। तो देखिए कि एक सूक्ष्मजीव हमारा इतना बड़ा शरीर है, लेकिन वो सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में आया तो रोग उत्पन्न कर रहा है। तो क्या हमारे शरीर में ऐसा होता है? तो सूजी क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारे अगर शरीर के उसमें वो काफी छोटा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान अंग ऊतक आदि हैं जहां ये सूजी जा सकते हैं, क्योंकि वो इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि ब्लड के थ्रू वो हमारा ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड के थ्रू वो फैल सकते हैं, है ना। हम सांस ले रहे हैं तो हमारे हवा के थ्रू हमारे बॉडी में जा सकते हैं। हमने जो भोजन लिया तो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ वो जा सकते हैं। हमने जो जल लिया वो उसके साथ हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में जा सकते हैं। तो यहाँ जो अब आ रहा है कि अगर वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, हमारे विभिन्न अंगों में जा सकते हैं, हमारे ऊतक में जा सकते हैं, तो क्या सभी सूजी एक ही अंग अथवा ऊतक में जाते हैं अथवा वे भिन्न भिन्न स्थानों में जाते हैं। ये सब हमारा देखिए, जब हमारी मेडिसिन बनी है, जब उनका एक मेडिसिन कब बनी है, जब उनका एक प्रॉपर सोर्स पता चला है कि किस कारण वो बीमारी हो रही है, तो इसका सबसे तभी हम एक उसका उपचार निकाल सकते हैं कि अगर हम पूरा ट्रेंड समझें कि वो सूजी किस स्रोत से हमारे शरीर में गए, क्या सोर्स था जिसके थ्रू गए, और हमारे कौन से बॉडी के पार्ट्स में वो जा रहे हैं। इन सब के उत्तर के लिए आज का सेशन है। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो विभिन्न स्पीशीज होती हैं और वो शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होती हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो है, क्योंकि कोई हमारा हम देख रहे हैं हमारा वायु के द्वारा जा रहा है, कोई हमारा भोजन के द्वारा जा रहा है, अलग अलग सोर्सेस हैं। तो इसलिए वो जो है तो उसका एक, अगर हम कह रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो उनकी भी अलग अलग स्पीशीज होती हैं। आप और सीनियर क्लासेस में बैक्टीरिया की भी आप वैरायटी पढ़ेंगे, उनकी शेप्स अलग अलग होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी इतना हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। तो अगर वो एक वायु के द्वारा हमारे शरीर में जा रहे हैं तो वो फेफड़ों में जाएंगे, ये नोट कर लीजिए। और ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। यदि वे मुंह के द्वारा प्रवेश करते हैं तो वो आहार नाल में, जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। अगर यकृत में जाएंगे तो हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारक होते हैं। तो अलग अलग वो अलग अलग अंगों में जाते हैं और उस कारण अलग अलग हम देखते हैं, हमें अलग विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। लेकिन इसमें हम लोग एक HIV वायरस की भी बात कर रहे थे और इसका डिटेल में मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बता दिया था। थोड़ा सा एक बार फिर से और डिस्कस कर ले रहे हैं कि जो HIV वायरस होता है वो लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और लसिका ग्रंथि में फैलता है, जो लिम्फेटिक सेल्स होते हैं उसमें फैलता है। और ये मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूजी, ये क्या होता है, ये जब मच्छर हमें काटता है
तो वो मीन्स उसका जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो आरबीसी कोशिकाएं, जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, उनके थ्रू फैल रहा है, और इस प्रकार वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच रहा है। तो ये जो होता है लाल जो इसी प्रकार एक और होता है जापानी मस्तिष्क ज्वर, उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, और ये जो होता है ये आपके ब्रेन को संक्रमण करता है, उसको इन्फेक्शन करता है, तो उससे ब्रेन फीवर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म आक्रमण करता है, रोग के लक्षण और उसके चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। जिस अंग पर इन्फेक्शन हुआ है, कि जैसे अगर हम देखते हैं, अगर हमारी लंग्स जो है, फेफड़े जो है, उन पर आक्रमण हुआ है, तो हमारा जो लक्षण आएगा, हमें खांसी आएगी, हमें सांस लेने में परेशानी होगी, ठीक है। यदि वो हमारे लिवर पर इन्फेक्शन कर रहा है तो क्या होगा, हमें पीलिया होगा। इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं, जैसे आप डिफरेंस कर पाए। और यदि हमारा, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि ये एक जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है, जो एक मच्छर के काटने से होता है, वो अगर करें तो अगर मस्तिष्क पर हो रहा है तो हमारा सिर दर्द होगा, उल्टी होगी, चक्कर होगा, हम बेहोश हो सकते हैं। तो इसको दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं हमें विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो अंग इन्फेक्टेड होता है तो सिम्टम्स भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। और अगर यह हम जानते हैं कि कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है तो उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह तथा लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ अगर हमें एक चक्कर आ रहे हैं तो जरूर हमारे ब्रेन में, हमारे ऊपर यहाँ पार्ट में कहीं कुछ एक प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण चक्कर आ रहे हैं, तो हम फिर उसी अंग पर ज्यादा एक ध्यान देते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं वो क्या है, ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊतक विशिष्ट प्रभाव इसलिए कह रहे हैं कि हर ऑर्गन अलग टाइप के सिम्टम्स दिखा रहा है। अगर हमारा लंग्स इन्फेक्टेड है तो हम खांस रहे हैं, हमारी सांस लेने में परेशानी हो रही है। हमारा अगर स्टमक में इन्फेक्शन हुआ है तो हम भोजन नहीं कर पा रहे, हमें उल्टी हो सकती है, हमें लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। तो ऊतक विशिष्ट का मतलब है हमारे वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वो उनको, उनके सिम्टम्स हाईलाइट करते हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखते हैं जो सामान्य प्रभाव इस पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। तो यहाँ पे ये जो आपका ये जो पार्ट बता रहे हैं वो ये है कि हमारे बॉडी में नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम होता है। तो मेन इसलिए कहते हैं हमारे ना, हमें खान पान अपना बॉडी को फिट रखना होता है, क्योंकि बॉडी में एक हमारा जो हमारे WBC सेल्स होते हैं उनका काम ही यह होता है कि कोई रोग कारण कुछ आ रहा है उसको लड़ते हैं, उसको मारते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वो उससे लड़ नहीं पाएंगे और हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमें एक ये करना है कि जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं तो हमें अपने शरीर को बहुत फिट रखना होता है। तो यहाँ पे, और ये ही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। जो नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम का शोध करते हैं, इस प्रक्रम के अंतर्गत स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना तथा दर्द होना और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होते हैं। तो जब हमारा बॉडी एक डिफेंसिव सिस्टम को वो करता है तो वो एक स्पेशल एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है कि वो ऑर्गन इन्फेक्टेड नहीं हो, वो उसको वही मारने की कोशिश करता है।
और कुछ मामलों में जो संक्रमण होकर विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे अगर हम HIV संक्रमण की बात करें तो इसमें क्या होता है, वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो वायरस जो है, ये क्या है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है इसको वो डैमेज करते हैं। मींस जो आपका इम्यून सिस्टम है इसको एक डैमेज कर देते हैं। और इस कारण क्या होता है, जब HIV इन्फेक्टेड पर्सन होता है तो उसका छोटा छोटा सा भी कुछ है, अगर हमने बाय चांस कुछ गलत खा भी लिया तो हमारा पेट इतना जल्दी खराब नहीं होता, लूज मोशंस नहीं होता, उल्टे नहीं होते, क्योंकि हमारा डिफेंसिव सिस्टम कार्य करता है। लेकिन अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका डिफेंसिव सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो जरा सा भी उसको इन्फेक्शन लगता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, दवाइयां दे दे के कंट्रोल करना होता है, उसका बॉडी अपने आप डिफेंस नहीं कर पाता है। वो इवन खांसी जुकाम, मैंने ये आपको पहले सेशन में भी बताया था, तो उसको भी वो अपने झेल नहीं पाता है। तो इसी प्रकार आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाही का हो सकता है। अनंत ये अन्य संक्रमण ही HIV एड्स के रोगी की मृत्यु के कारण बन जाते हैं। तो क्योंकि बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है, तो वो और बिल्कुल एक वो उसको इतना अपना टेक केयर करनी होती है कि जरा सा भी इंफेक्शन उसके बॉडी में नहीं जाए। हम लोग अपने को सोचते हैं कि हमने तो बहुत स्वस्थ सब कुछ खाया है, बहुत स्वस्थ वायु ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है, हम डेली हमारे अंदर ऐसे सोचे जा रहे हैं जो इन्फेक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अंदर से हम स्वस्थ हैं, हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, तो हमारा डिफेंसिव सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको मालूम भी नहीं होता कितनी बार वो आपके सूजी अंदर इन्फेक्शन कर रहे हैं, लेकिन और जो नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम है वो उनको मार दे रहा है। कहते हैं ना कभी कभी कि रात शाम को हमें लगता है अरे थोड़ा गला खराब है, कुछ है, लेकिन अगले दिन सुबह उठते हैं कहते हैं नहीं ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअल क्या है, आपका इन्फेक्शन था, लेकिन नेचुरल बॉडी सिस्टम ने उस पर एक अटैक करा, डिफेंसिव सिस्टम ने उसको ऑर्गन को बचा के रखा, इन्फेक्शन को मार दिया, माइक्रो ऑर्गन्स को मार दिया, आप स्वस्थ फील करते हैं। इसके साथ हमें एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि रोग की तीव्रता भी अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्मजीवों की संख्या पर निर्भर करती है कि कितने सूक्ष्मजीव हैं, कि आपके अगर सूक्ष्मजीव अधिक है तो वो तीव्रता अधिक होगी, सूक्ष्मजीव कम है तो तीव्रता कम होगी। तो मेन वही है कि डिफेंसिव सिस्टम, अगर आपका थोड़ा ही कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे आए हैं जो रोग क्रिएट कर सकते हैं, उनको मार दिया, लेकिन बहुत ज्यादा अगर पहुंच गए हैं या उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा हो गया, उनकी संख्या बढ़ गई है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन लेकर उनको खत्म करना पड़ता है। तो अगर सूजी की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी, लेकिन अगर संख्या अधिक है तो रोग की तीव्रता भी अधिक होगी, और कभी कभी इतनी अधिक तीव्रता हो जाती है कि आपको जीवन का भी खतरा हो जाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र का एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्मजीवों की संख्या को निर्धारित करता है। तो इसको हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन है कि आपकी जो इन्फेक्शन जो हो रहा है सूक्ष्मजीव में, तो उनकी संख्या का कंट्रोल करने का भी एक काम हमारे नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम में है। अच्छा डिफेंसिव सिस्टम है तो उनको मल्टीप्लाई नहीं होने देता है, कमजोर है तो वो थोड़ा तो लड़ता है, थोड़ों को तो मारता है, लेकिन सूक्ष्मजीव हम जानते हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो हमें एक जो सिम्टम्स आते हैं वो तीव्र होते हैं और हमें फिर वो एक बीमारी से लड़ना पड़ता है, बाहर से मेडिसिन लेकर उसको खत्म करना पड़ता है। तो बच्चों देखिए, अगर हम अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी ऊतक अथवा अंग में संक्रमण सूक्ष्मजीव के प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। फेफड़ों में संक्रमण अगर होगा तो ये जो है रोगाणु वायु के द्वारा नाक में प्रवेश करता है
और जो संक्रमण होता है वो फेफड़ों में होता है, जैसे टीबी। आहार नाल में संक्रमण की बात करें तो ये मुंह के द्वारा प्रवेश करते हैं, और जो संक्रमण होता है वो आहार नाल में होता है, और आपको बीमारियां हेपेटाइटिस या लिवर में संक्रमण हमें देखने को मिलता है। लसिका ग्रंथि में संक्रमण देखें तो यदि रोगाणु जनन अंगों से प्रवेश करता है तो पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है, और यह शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। रोग के लक्षण तथा चिन्ह देखें तो जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्मजीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। फेफड़ों पे आक्रमण, खांसी तथा कम सांस आना। यकृत पर आक्रमण, पीलिया होना। मस्तिष्क पर आक्रमण मीन सिरदर्द, उल्टी, चक्कर अथवा बेहोशी। ये मैंने आपको बुक में भी करवाया, और नोट्स रूप में आप ये अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। रोग की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं तो रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्मजीवों की संख्या पर निर्भर करती है, और हम जानते हैं अगर संख्या कम है तो अभिव्यक्ति कम होगी, और सूक्ष्मजीव की संख्या अधिक है तो अभिव्यक्ति भी तीव्र होगी और जीवन को खतरा हो सकता है। तो बच्चों, आप लोगों को काफी एक पता चल रहा है कि कैसे आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, और किस प्रकार आप अपने शरीर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जब आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप कोशिश ये करें कि कैसे आप घरेलू उपचार से अगर ठीक कर सकते हैं तो घरेलू, और अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ट्रबल है तो आपको जरूर मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। और आपको एक एहसास भी होना चाहिए, किसी आप ये भी समझिए कि किसी चीज को एक नेगलेक्ट करने से भी कभी कभी नुकसान होता है। हम सोचते हैं ये तो थोड़ा है, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें देखना चाहिए अगर हमारा 4-5 दिन, हफ्ता भर में हमारी जो एक प्रॉब्लम है ठीक नहीं हो रही है तो हमें जरूर उसका उपचार करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।